हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष वैल्यू एडिशन सीरीज का एक और पार्ट लेकर प्रस्तुत हूं। आज के इस पार्ट में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आई थिंक आप सभी ने थंबनेल में बेहतर तरीके से देख लिया होगा। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जो अंटार्कटिका वाला पार्ट है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध वाला जो भाग है, दक्षिणी ध्रुव वाला जो पार्ट है, इसमें पेंगुइन्स की 10,000 से ज्यादा मृत्यु रजिस्टर करी गई है। याद रखिए, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्वायरमेंटल न्यूज़ेस ऐसे भी सिविल सेवा की परीक्षा में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर मैं आपको एक लाइन में कहूं तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है विनाशकारी अर्थात कैटास्ट्रोफिक ब्रीडिंग फेलियर, अर्थात विनाशकारी प्रजनन विफलता इसके पीछे का मुख्य कारण है। क्या है ये विफलता, क्या है ये फेलियर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और याद रखिए, इससे रिलेटेड प्रश्न यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं। एक सिंपल सा गूगल सर्च अगर आप करें तो आपको आसानी से देखने को मिलेगा कि सिविल सेवा परीक्षा ने पेंगुइन से रिलेटेड प्रश्न पहले भी करे हैं। याद रखिए कि वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि 21वीं शताब्दी में सबसे पहले समाप्त होने वाली कुछ प्रजातियों में से एक सिद्ध होगी पेंगुइन्स, और ये एक वार्निंग अलार्म होगा। अगर मैं कोट करूं तो यूएसए का एक जो क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट ने इसे वार्निंग कॉल कहा था। फाइन, ये वो सिग्नल्स हैं जो दिखाते हैं कि पृथ्वी अपने अंत की ओर, खासकर मानव प्रजाति अपने अंत की ओर बढ़ रही है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि ये जो डेटा है कि 21वीं शताब्दी में सबसे पहले खत्म होने वाली प्रजातियों में से एक है पेंगुइन, ये सही होता हुआ भी हमें दिखेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 2016 से 2019 के बीच में लगभग 40% से ज्यादा जो प्राकृतिक आवास हैं पेंगुइन्स के, वो समाप्त हो गए। और क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि 2018 के आसपास आपको एक बड़ी घटना भी देखने को मिली थी, जहां वृहद स्तर पर ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ्स थी उसकी ब्लीचिंग हुई थी, जिसे कहा जाता है प्रवाल विरंजन। फाइन, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि 16 से 19 के बीच में बहुत ज्यादा हरास हुआ, बहुत ज्यादा कमी आई, डिग्रेडेशन हुआ, डिक्लाइनेशन आया पेंगुइन्स की पॉपुलेशन में, पेंगुइन्स की जनसंख्या में तथा उनके प्राकृतिक आवास में? इसी प्रकार से जो प्रवाल द्वीप हैं, इनमें विरंजन की क्रिया, इसी प्रकार से एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे जहां 16 से 19 के बीच में, और ये चीज अभी भी कंटिन्यू है, बहुत ज्यादा डिक्लाइनेशन देखने को मिल रहा है प्रजातियों में, उनकी जनसंख्या में, उनके प्राकृतिक आवास में, उनके नेचुरल हैबिटेट में। क्लियर? अब इस चीज को पूरा समझने के लिए हम आज के इस वीडियो में अलग अलग पार्ट्स पे इसके डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आज हम पेंगुइन से रिलेटेड सारे डायमेंशंस जो सिविल सेवा परीक्षा में संभावित है, आने की संभावना है, उसे कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, अपने सिलेबस में इसके ऐड करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, तो आने वाले समय में अगर सिविल सेवा परीक्षा इससे प्रश्न करती है तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको न्यूज दिखाऊं तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये न्यूज है, ये गार्जियन में आई हुई न्यूज है, जहां पर ये बता रहे हैं कि एम्परर पेंगुइन, ये एक पेंगुइन की प्रजाति है, इसकी जनसंख्या जो है वो गिरी है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यहां पर एक सागर का नाम है बेलिंगहाउजन, ये एक सी है, इस सागर के आसपास जो है इनकी मृत्यु को रजिस्टर करा गया है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको हिंदू का आर्टिकल दिखाऊं तो थोड़ा पुराना आर्टिकल है परंतु रिलेवेंट पूरा है। यहां आप पाएंगे कि इस प्रकार से एक थ्योरी दी हुई है, जैसा मैंने आपको बताया, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी, जिसमें समझाया गया है कि किस प्रकार से जो है पेंगुइन्स की जनसंख्या कम हो रही है। क्लियर? तो ये दोनों चीजें जो है न्यूज में है, एज यू कैन सी, ये गार्जियन वाला पार्ट और ये हिंदू वाला पार्ट। क्लियर? तो इन दोनों का ही कंपाइलेशन, ये जो न्यूज है ये इस वर्ष जनवरी के आसपास आई थी, ये जो हिंदू में आर्टिकल है, और इसके पहले ये रिसेंटली इसमें आई हुई न्यूज है। फाइन, तो ये बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर? अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पीछे जो आप ये इमेज देख पा रहे हैं, ये एम्परर पेंगुइन की इमेज है। ये एम्परर पेंगुइन जो है पेंगुइन की सबसे बड़ी प्रजाति है और इसकी जनसंख्या गिरी है और इनकी मृत्यु हुई है। बेसिकली इनके चाइल्ड, यानी कि इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, संतति होती हैं, उनकी मृत्यु रजिस्टर करी गई है। इसी प्रकार से ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, इनके दर्शन कर लें क्योंकि अभी हम इनके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। याद रखिए, सबसे बड़े साइज से एक पेंगुइन है, इनकी हाइट 3.5 फीट तक होती है, सामान्यतः ये 3.5 फीट से ऊपर ही जाते हैं। क्लियर? चलिए तो आ जाएं, इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में जो जीवों की प्रजाति देखने को मिलती है
उनमें से बहुत सारी प्रजातियां जिस प्रकार से हमने पहले देखा एंडेमिक होती हैं, स्थानिक होती हैं, अर्थात ये केवल और केवल उसी स्थान में देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार से याद रखिएगा ये जो पेंगुइन्स हैं ये भी एक स्थानिक प्रजाति है, अर्थात ये एंडेमिक स्पीशीज हैं। कहां की? तो याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की, जिसे हम एंटार्क्टिका के नाम से जानते हैं। याद रखिए ये जो पेंगुइन्स हैं ये मानव से बहुत कम डरते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जो लोग टूरिस्ट के फॉर्म में एंटार्क्टिका वाले पार्ट में प्रवेश करते हैं वहां पर ये पेंगुइन्स इनके 10-11 फीट तक पास आ जाते हैं। फाइन, ये मानव से ज्यादा नहीं डरते। कारण क्या है कि ये जो पेंगुइन्स हैं इनके जो नेचुरल प्रीडिएटर हैं अर्थात इनके जो प्राकृतिक शिकारी हैं, याद रखिएगा उनकी जो विजिबिलिटी है या उनका जो अपीयरेंस है, उनका जो दिखना है वो मानव से बिल्कुल अलग होता है। इसलिए पेंगुइन्स को बहुत ज्यादा डर मानव से नहीं लगता और यही कारण है कि आप पाएंगे कि सामान्यतः आपको इस प्रकार से अगर मैं दिखाऊं तो सामान्यतः आपको पेंगुइन्स ह्यूमंस के लिए थोड़े फ्रेंडली फील करते हैं। फाइन, और इवन आपने इन्हें कार्टून्स में भी देखा होगा ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करते हुए। ये यथार्थ रूप में भी अगर मैं आपसे कहूं तो ह्यूमन से बहुत ज्यादा डरते नहीं हैं अदर पक्षियों की तरह। याद रखिए पेंगुइन्स जो है वो पक्षी की एक उप प्रजाति है जहां पर ये अनुकूलन के द्वारा अर्थात अडॉप्टेशन के थ्रू उड़ने वाले जीव से तैरने वाले जीव में परिवर्तित हुए हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको जो है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूं, अगर आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जाएं पृथ्वी की तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्होंने अपनी क्रिया परिवर्तित करी है। अर्थात अगर मैं एग्जांपल देता हूं रेड पांडा का, तो आप पाएंगे रेड पांडा जो है वो मांसाहारी जीव था, आज के समय शाकाहारी और सर्वाहारी में परिवर्तित हो चुका है। बांस जिसे हम बैम्बू कहते हैं वो उसका मुख्य आहार है, एक समय पर मांसाहारी जीव से इस प्रकार से कन्वर्ट हुआ। इसी प्रकार से आप पाएंगे ये जो पक्षी है ये भी जो है पहले उड़ने वाली कैटेगरी में आता था, आज फ्लाइंग लेस या फ्लाइट लेस स्पीशीज में आता है, अर्थात ये अब उड़ना छोड़कर तैरने पर फोकस कर चुके हैं। याद रखिए ये इसके फिन्स होते हैं और ये फिन्स बेसिकली जो है इसे तैरने में सहायता देते हैं और ये स्ट्रीम बॉडी का एग्जांपल है, अर्थात ये तैरने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हो चुके हैं। क्लियर? अब हम आते हैं इससे रिलेटेड संभावित प्रश्नों पर और पेंगुइन की सारी इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है उसे कवर करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक है पेंगुइन्स। याद रखिए ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है, तो इसका मुख्य कारण है कि जो पेंगुइन्स हैं इनकी जनसंख्या लगातार जो है वो कम हो रही है, साथ में अचानक कम हुई है, ये मुख्य कारण है। और इसका कारण क्या है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि कैटास्ट्रोफिक ब्रीडिंग फेलियर इसका मुख्य कारण है। चलिए इसे देखते हैं। याद रखिए कि बेसिकली आर्कटिक वाला जो पार्ट है ये उत्तरी ध्रुव में आता है, एंटार्क्टिका वाला पार्ट जो है वो दक्षिणी ध्रुव में आता है। यहां इस क्षेत्र का एक सागर है। अब याद रखिए कि ये जो सागर है ये उपसागर है, बेसिकली सब सी है। किसका? सदन सी का, अर्थात दक्षिणी सागर का। नाम याद रखिएगा बेलिंग्स हाउसेन, ये इसका जो है वास्तविक नाम है। कई बार इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक होती है लोगों से, आप याद रखिएगा बेलिंग्स हाउसेन, ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है, परफेक्ट नेम है बेसिकली। क्लियर? तो याद रखें न्यूज है कि अंटार्कटिका वाले पार्ट में इस क्षेत्र में बेसिकली जो पेंगुइन्स हैं इनकी मृत्यु हुई है और मृत्यु का कारण जैसा मैंने आपको बताया कैटास्ट्रोफिक ब्रीडिंग फेलियर है या विनाशकारी प्रजनन विफलता है। क्लियर? अब यहां याद रखिएगा हुआ क्या है और ये क्या होती है विनाशकारी प्रजनन विफलता। तो इसे समझने के लिए आप इस चीज को समझें कि वास्तविकता में हुआ यह है कि जो पेंगुइन्स होते हैं जब ये प्रजनन करते हैं तो याद रखिएगा ये एकल प्रजनन का उदाहरण है, अर्थात ये एक टाइम पे एक ही जो है वो नर या मादा एक समय पर एक ही के साथ जो है वो प्रजनन करेगा। और यहां याद रखिए एक चीज कि ये एक बार में 1 से 2 अंडे, इससे ज्यादा एग्स नहीं देते। और जब ये अंडे देते हैं तो सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि जो नर होता है वो एक समय पर अंडे को सेने का कार्य करता है और मादा जो है उस समय शिकार पर जाती है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो अंडे सेने का कार्य है कभी कभार मादा भी करती है पर सामान्यतः नर करता हुआ दिखता है। अब समझने वाली बात यह है कि हुआ यह है कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के कारण बर्फ के पिघलने से, अब समझिए हुआ यह है कि जो पेंगुइन्स ने जब एग्स दिए तो जहां पर इसने एग्स छोड़े अपने उस स्थान का ठोस रहना आवश्यक है। याद रखिए जो पेंगुइन्स होते हैं ये स्नो पर ही अर्थात बर्फ पर ही रहने वाले जीव हैं। अगर बर्फ नहीं रहेगी तो ये जीव सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और जस्ट बिकॉज के ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैश्विक जलवायु बदल रही है, पृथ्वी गर्म हो रही है, हमारे जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र है वो पिघलता जा रहा है। अब गोलार्ध के पिघलने से या ध्रुवों के क्षेत्र में पिघलन की क्रिया के कारण आप पाएंगे कि जो आइस कैप हैं या मैं कहूं जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं। अब इसके श्रिंकिंग के कारण आप पाएंगे, इनके सिकुड़ने के कारण आप पाएंगे
कि जो हिमाच्छादित क्षेत्र है उसके कम होने से मान लेते हैं कि शीत ऋतु में जो पेंगुइन्स हैं इन्होंने अपने एग्स दिए, अंडे दिए। अब अंडे देने के पश्चात वो स्थान जो था वो ठोस था। अब हुआ ये कि जैसे ही गर्मी बढ़ना प्रारंभ हुई, जिस क्षेत्र में अंडे दिए गए थे उस क्षेत्र में बर्फ ने टूटना प्रारंभ कर दिया और इस समय या तो आप ये समझ लें कि जो एग्स थे वो पानी में चले गए और फ्रीज होने के कारण उसमें से भ्रूण नहीं निकला, उसमें संतति नहीं उत्पन्न हुई, या तो आप ये समझें, जो कि संभावित भी है, साइंटिस्ट का यही कहना है कि वास्तविकता में उन अंडों से जो है वो उनके संतति उत्पन्न हो चुकी थी, परंतु वो पूर्णतः विकसित नहीं हुई थी, या मैं कहूं पूरी तरह से जो है वो मैच्योर कंडीशन में नहीं आई थी। और नहीं आने के कारण वो जो प्रजाति है या वो जो जीव है वो सागर में गिर गए और उस समय उनके गिरने के पश्चात जो है वो उतने बड़े नहीं थे कि उतने ठंडे पानी में सर्वाइव कर पाए और उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। क्लियर है? तो ये बेसिकली है कैटास्ट्रोफिक ब्रीडिंग फेलियर, जिसमें बर्फ के पिघल जाने के कारण जो अंडे या अंडे से निकले हुए जीव हैं, अंडे से निकले हुए संतति हैं, वो पानी में गिर गई और ठंडे पानी में गिरने के कारण पूरी की पूरी एक जनरेशन इन पेंगुइन्स की समाप्त हो गई। अब यहां किस पेंगुइन की बात हो रही है? तो याद रखिए कि यहां पर स्पेसिफिकली बात हो रही है एम्परर पेंगुइन की। अब यहां याद रखिएगा कि एम्परर पेंगुइन ये विश्व में जो पेंगुइन्स हैं उसकी सबसे बड़ी प्रजाति है। इसका साइज जो है वो लगभग 3.5 फीट तक का होता है, मतलब ये काफी ज्यादा बड़ा पेंगुइन है। और ये याद रखिएगा कि ये पेंगुइन केवल और केवल आर्कटिक वाले, अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में मिलता है। ये अंटार्कटिका वाले क्षेत्र के स्थानिक प्रजाति हैं, एंडेमिक एनिमल है। क्लियर? अब यहां ध्यान से देखिए, ये एंडेमिक है या मैं कहूं स्थानिक प्रजाति है अंटार्कटिका वाले पार्ट की। अब यहां एक चीज और जानने योग्य है, याद रखिएगा कि अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में स्थानिक है, परंतु ये बिल्कुल है और सिविल सेवा परीक्षा डेफिनेटली आपसे प्रश्न पूछेगा। सामान्यतः जो स्टूडेंट है उसे देखने पर ऐसा महसूस होता है कि ये जो पेंगुइन्स होंगे ये केवल और केवल ठंडे क्षेत्र में मिलते हैं। तो याद रखिएगा कि जो अंटार्कटिका वाला भाग है यहां से लेके इवन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ये पेंगुइन आपको देखने को मिलेंगे। और एक चीज याद रखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो महत्वपूर्ण पेंगुइन है, इससे भी सिविल सेवा परीक्षा आने वाले समय में प्रश्न पूछ सकती है। यहां मैं इस डायमेंशन को ऐड करता हूं कि ये जो पेंगुइन्स है इनकी प्रजातियां ध्रुवीय क्षेत्र से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक देखने को मिलती हैं। और इसमें याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, गैलापागोस ये एक द्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका में आता है। और दक्षिण अमेरिका में आने वाले इस गैलापागोस आइलैंड में, गैलापागोस द्वीप में बेसिकली जो साइंटिस्ट थे, नाम है उनका चार्ल्स डार्विन, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, अलग अलग प्रजातियों का अध्ययन करके। तो याद रखिए गैलापागोस द्वीप में आपको जो है वो पेंगुइन देखने को मिलता है। चलिए, अब यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो पेंगुइन्स हैं आप पाएंगे सबसे बड़े आकार का पेंगुइन कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे बड़े पेंगुइन ये है एम्परर पेंगुइन जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा याद रखिए सबसे छोटे पेंगुइन कौन से हैं? तो याद रखिएगा चूंकि सबसे बड़ा पेंगुइन न्यूज में है इसलिए सबसे छोटा पेंगुइन भी आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटे पेंगुइन आपको दिखाई देंगे, याद रखिएगा लिटिल ब्लू पेंगुइन। ये जो है लिटिल ब्लू पेंगुइन, याद रखिएगा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पेंगुइन है। और एक जेन्युइन फॉर्मूला याद रखिए कि किसी भी जीव की प्रजाति अगर पृथ्वी में एक से दूसरे क्षेत्र तक, कटिबंध तक उपस्थित है तो एक सामान्य सा रूल है, याद रखिएगा ध्रुवीय क्षेत्र में उस प्रजाति के जीवों का साइज बड़ा होगा और जैसे जैसे आप ध्रुवीय क्षेत्र से आगे जाते जाएंगे वहां पर जो है वो जीव का आकार छोटा होता जाएगा। यहां पर ये फॉर्मूला हर जगह रन करता है, हर जगह वर्क करता है। आप याद रखें कि ध्रुवीय क्षेत्र में जो पेंगुइन है इनका साइज बड़ा है, एम्परर पेंगुइन ध्रुवीय क्षेत्र में ही रहेगा। और सबसे छोटे आकार का जो पेंगुइन है लिटिल ब्लू पेंगुइन, ये आप जैसे जैसे ध्रुवीय क्षेत्र से जाते जाएंगे इनका आकार छोटा होता जाएगा। इसका आकार लगभग 1 फीट जितना होता है। क्लियर? अब इस चीज को और समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इनसे रिलेटेड और क्या प्रश्न आ सकते हैं तो इसमें नेक्स्ट जो डायमेंशन है, याद रखिए कि यहां पर पेंगुइन्स में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। याद रखें कि मैं सारे डायमेंशंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये सारे डायमेंशंस पर डिस्कशन कर लूंगा। अगर ऐसा कोई भी प्रश्न जो इस टॉपिक से बनता है तो उसे हम यहां आज की इस क्लास में पूरी तरह से कवर कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एफर्ट है आप इसे कैश इन कर पाएंगे इसके नोट्स बनाकर। क्लियर?
तो देखिए एक संभावित प्रकार तो यह है, चूंकि एम्परर पेंगुइन जो है वो न्यूज में है, इसकी जनसंख्या गिरी है, गिरने का कारण हमने समझा। अब ये जो एम्परर पेंगुइन है इसके बारे में हमने देखा कि ये एंडेमिक है और सारे पेंगुइन ही जो स्थानिक होते हैं वो आर्कटिक के होते हैं, अर्थात केवल और केवल आर्कटिक वाले भाग में देखने को मिलेंगे। सेकंड चीज याद रखिएगा कि ये जो पेंगुइन्स हैं ये ध्रुवीय क्षेत्र के अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी मिलते हैं, और उष्ण का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, गैलापागोस द्वीप में मिलने वाला गैलापागोस पेंगुइन। क्लियर। इसके अलावा याद रखिए सबसे बड़ा पेंगुइन कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा एम्परर पेंगुइन ही है। सबसे छोटा पेंगुइन जो है वो लिटिल पेंगुइन है या लिटिल ब्लू पेंगुइन है। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि जो पेंगुइन्स होते हैं इनमें एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, याद रखिएगा इस ग्रंथि को कहा जाता है सुपर ऑर्बिटल। याद रखिए ये जो सुपर ऑर्बिटल नाम की ग्रंथि है, ये ग्रंथि इन पेंगुइन्स को इसके लिए सक्षम बनाती है कि पेंगुइन आसानी से जो है वो खारे पानी को अपने पीने के पानी के रूप में उपयोग कर पाएं। याद रखिएगा कि सुपर ऑर्बिटल ग्रंथि जिन जिन जीवों में पाई जाती है वे जीव वास्तविकता में खारे पानी को पेयजल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और यह भी याद रखिएगा ये ग्रंथि जो है वो इनके शरीर से नमक को जो है वो बाहर निकाल देती है, और ये बाहर आता है उसके नोज से, नाक से, इसलिए कई बार इन्हें स्नीजिंग बर्ड्स भी बोलते हैं, अर्थात छींकने वाली चिड़िया भी कहा जाता है। क्लियर। तो याद रखिए ये जो है वो इन्हें नमक या मैं कहूं खारे पानी हेतु सक्षम बनाती है। क्लियर। यानी कि पीने के पानी को की तरह जो है वो खारे पानी का उपयोग कर पाते हैं। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि एक और पेंगुइन से रिलेटेड डायमेंशन है, ये अभी तो नहीं पर पहले काफी न्यूज में था। ये एक ऐसा प्रकार का पेंगुइन है, आप पाएंगे पेंगुइन सामान्यतः जो है वो देखने में, अगर मैं आपको दिखाऊं इस प्रकार से तो आप पाएंगे कि पेंगुइन सामान्यतः आपको जो है वो व्हाइट और ब्लैक इस कॉम्बिनेशन में देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत कोई और कलर किसी पेंगुइन में आपको देखने को मिल सकता है, पर सामान्यतः आपको ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलते हैं। अब यहां जानने योग्य बात है, एक रोचक बात है कि 50,000 में से एक पेंगुइन ऐसा होता है जिसका कलर सभी पेंगुइन से अलग होता है, और इसका जो पिगमेंटेशन है, इसकी जो कलरिंग है, इसके अलग होने का कोई विशेष कारण नहीं है, इससे रिलेटेड प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन याद रखिएगा इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है। इसे कहा जाता है इजाबेलिन या इजाबेलिन क्वीन पेंगुइन। ये याद रखिएगा इस पेंगुइन का जो कलर होता है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, एक न्यू डायमेंशन है, यहां ध्यान से समझिएगा। याद रखिए ये जो पेंगुइन होता है ये हर 50,000 में से एक होता है जो बेसिकली भूरे कलर का होता है। और यह भी याद रखिएगा इसके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ये जो पेंगुइन है इसकी एक बड़ी समस्या होती है कि इसकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती। कारण क्या है, तो कारण हमेशा याद रखिएगा कि इस प्रकार के जो पेंगुइन्स हैं इनसे कोई और पेंगुइन या और कोई पेंगुइन खासकर नर या मादा है तो उसका अपोजिट जेंडर जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता, और अट्रैक्ट नहीं होने के कारण जो है ये कभी प्रजनन नहीं कर पाते, और इस कारण भी इनकी और ज्यादा प्रजाति या मैं कहूं और ज्यादा इनके चाइल्ड या इसी प्रकार के भूरे कलर के और ज्यादा पेंगुइन नहीं बन पाते। सामान्यतः अगर कोई पेंगुइन भूरे कलर का है तो उसका अपोजिट जेंडर जो है उससे अट्रैक्ट नहीं होगा, हमेशा दूरी बनाकर रखेगा, और यही कारण है कि इनकी संख्या आपको बढ़ती हुई कभी दिखाई नहीं देगी। इसीलिए इसे याद रखिएगा कि इजाबेलिन पेंगुइन क्या होते हैं। वैसे अगर मैं आपसे इस वर्ड के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करूं तो ये क्वीन का नाम है, आप लोग अगर चाहें तो इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। ये मैं हिंट कर देता हूं, यूरोप की एक क्वीन है जिन्होंने जो है वो एक शपथ ली थी उनके हस्बैंड से वॉर से रिलेटेड कि वो कभी कपड़े चेंज नहीं करेंगी या फिर जो है वो एज इट इज रहेंगी जब तक एक्स नाम का एक कार्य नहीं हो जाता। ये एक छोटा सा हिंट है, अगर आप चाहें तो इसके बारे में रीड कर सकते हैं। और याद रखिए कि इसी प्रकार से वाटर ड्रॉप इफेक्ट में सिविल सेवा परीक्षा प्रश्न करती है, अर्थात आप पाएंगे कि करंट में जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर इन डेप्थ जाकर सिविल सेवा परीक्षा आपसे प्रश्न करती है। और यहां ध्यान देने योग्य बात है, इससे पहले भी पेंगुइन्स जब न्यूज में आए थे तो यूपीएससी ने उससे डायरेक्टली प्रश्न करा था, और जो प्रश्न था वो एकदम सिंपल सा था कि क्या कारण है कि ध्रुवीय क्षेत्र का भालू इसका शिकार नहीं करता। अब इसको समझिए क्यों नहीं करता, इसका सिंपल सा आंसर है कि दक्षिणी गोलार्ध में रहता है पेंगुइन और उत्तरी गोलार्ध में बच्चों रहता है भालू। समझिएगा कि ऑप्शन क्या थे। सिविल सेवा ने लिखा, एग्जामिनेशन में आया कि ध्रुवीय भालू जो है वो शिकार नहीं कर पाते या फिर ये प्राकृतिक शिकारी नहीं है पेंगुइन के। इसका कारण क्या है, तो समझिएगा
कि ऑप्शंस में दिया हुआ था कि पेंगुइन्स के मीट में पॉइजन पाया जाता है अर्थात जहर पाया जाता है, या फिर पेंगुइन्स जो है अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। तीसरा, पेंगुइन्स और ध्रुवी भालू के आवास अलग अलग हैं। और चौथा दिया हुआ था कि जो पेंगुइन्स है इनका आकार ध्रुवी भालू से ज्यादा होता है। इसी प्रकार का कुछ जो है वो स्टेटमेंट्स थे। मुझे बहुत अच्छे से स्टेटमेंट्स याद नहीं है, आप सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाए। ये बेसिकली सीडीएस या सीएपीएफ में आया था, यूपीएससी, सीडीएस या सीएपीएफ, इनमें से किसी एग्जाम में आया था। क्लियर? आप पाएंगे कि व्यक्ति कभी नहीं सोचेगा कि जो भालू है और जो पेंगुइन है इनका आवास अलग अलग है। वास्तविकता में इनका आवास अलग है। ध्रुवीय भालू आपको उत्तरी गोलार्ध में और पेंगुइन आपको दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। अब इससे रिलेटेड प्रश्न आ चुका है, तो सारे डायमेंशंस मैंने यहां कवर कर दिए हैं कि क्या होता है ब्रीडिंग प्रॉब्लम। ब्रीडिंग प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि हमारे द्वारा जो फैलाया गया प्रदूषण है उसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने से जो हिमाच्छादित क्षेत्र है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्फ पिघल जाती है, और पिघल जाने के पश्चात जिस स्थान पर जो पेंगुइन ने अंडे दिए हैं या तो वो अंडे ही समाप्त हो जाते हैं, या तो जो संतति आती है वो अपनी मैच्योर कंडीशन में आने से पहले ही किसी एक्सीडेंट के कारण, उस जगह के पिघल जाने के कारण जो है वो पानी में गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ याद रखने योग्य बात है, इसे भी याद रखिएगा कि जो पेंगुइन्स होते हैं इनके जो फर होंगे, इस प्रकार से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप पाएंगे इस इमेज में, आप पाएंगे इसके जो फर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फर इंसुलेटर का काम करते हैं। याद रखिएगा इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे गैप होते हैं। ये सॉफ्ट फर के एनिमल हैं, और याद रखिएगा इसमें आपको गैप्स दिखाई देंगे और इसमें जो है वो हवा भरी होती है। याद रखिए जब पेंगुइन जो है वो सागर में जाएंगे या स्विमिंग करने जाएंगे, उस कंडीशन पे ये भरी हुई हवा, एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हवा जो है वो अच्छा चालक नहीं होती ऊष्मा का। तो याद रखिएगा इनके शरीर की जो गर्मी है वो बाहर वातावरण में रिलीज नहीं होगी। तो इस चीज को अपने माइंड में सेटल डाउन रखें कि ये कौन सा पेंगुइन है। इसके अलावा इसका कलर भी याद रखिएगा। अब हम इसके नेक्स्ट डायमेंशन पर फोकस करते हैं। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि सिविल सेवा परीक्षा इसके अलावा और कौन से डायमेंशन से प्रश्न कर सकती है, तो इसमें से एक महत्वपूर्ण डायमेंशन होगा जो एंटार्क्टिका वाला पार्ट है, इसकी पूरी मैपिंग से। तो अभी मैं आपको इससे मैप रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये सारे भी सॉल्व हम कर लेंगे। अब यहां समझिएगा कि पेंगुइन्स से रिलेटेड एक डायमेंशन हमेशा ये रहता है कि क्या कारण है कि इस जीव ने जो है वो उड़ने से तैरने पर फोकस कर लिया। फाइन, तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, एक बार स्वयं प्रयास करें कि क्या वो सर्कमस्टांसेस है एग्जैक्टली जिसके कारण इस जीव ने जो है वो तैरने पर फोकस करा, उड़ना छोड़कर। अगर आप इस चीज को सर्च कर पाएंगे तो आप पाएंगे कि आपसे जो पेपर है इससे मिलते जुलते टॉपिक्स बहुत सारे इसके अंदर कवर होंगे। अगर आप इस प्रकार से एडवांस फॉर्म में पढ़ेंगे तो याद रखिएगा कि आप हर बार फील करेंगे आप थोड़े से जो है वो अपग्रेडेड हैं, आप थोड़े से जो है वेल अपडेटेड हैं इंफॉर्मेशन से, आपके आंसर ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंटरेक्टिव होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैपिंग वाला पार्ट, आइए देखते हैं। याद रखिए इन ब्रॉडर सेंस आप कह सकते हैं कि जो अंटार्कटिका वाला पार्ट है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, परंतु नट शेल आप समझने के लिए इसे इस प्रकार से देख सकते हैं। यहां पर दो क्षेत्र मैं प्लॉट करना चाहूंगा। याद रखिए कि यहां पर इस प्रकार से इस स्थान पर तथा इस स्थान पर आपको जो है वो दो आइस शेल्फ देखने को मिलेंगे, या मैं कहूं हिम चट्टानी भाग देखने को मिलेगा। यहां आपको बेसिकली ये पूरा ही क्षेत्र नो डाउट जो है हिम से आच्छादित है, परंतु ये तथा ये भाग आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर महाद्वीप नहीं है, यानी कि ये जो भाग है ठोस भाग है, यहां ठोस भाग नहीं है, लेकिन चट्टानें इतनी ज्यादा हैं कि ये बिल्कुल ठोस के जैसा प्रतीत होता है। क्लियर? तो कुल मिला के ऐसा है कि ये पूरा भाग चट्टानी है, कुल मिला के पूरा भाग जो है द्वीपीय है, और साथ में आगे जो है इसी चट्टान का विस्तार है, इन्हीं बर्फ से बनी हुई चट्टानों का विस्तार है। इसे आइस शेल्फ या हिम चट्टानी क्षेत्र कहा जाता है, और यहां दो हिम चट्टानी क्षेत्र हैं। याद रखिएगा एक नीचे है और एक ऊपर है। जो ऊपर वाला क्षेत्र है याद रखिएगा इसका नाम है रोन हिम चट्टान, तथा जो नीचे वाला भाग है इसका नाम है रॉस। क्लियर? तो इन दोनों क्षेत्रों को याद रखिए। इसी प्रकार से आप पाएंगे ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये इसका पूर्वी भाग कहलाता है, और ये क्षेत्र जो है ये इसका पश्चिमी भाग कहलाता है। अब यहां याद रखिएगा कि पूर्वी भाग जो है वो अपेक्षाकृत बड़ा है, पश्चिमी भाग थोड़ा छोटा है, और इन दोनों को जो सेपरेट करता है इसे बेसिकली कहा जाता है ट्रांस एटलांटिक
पर्वत। ये याद रखिएगा, ट्रांस का मतलब पार होता है, जैसा आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय अर्थात हिमालय का उस तरफ वाला भाग। ट्रांस का मतलब पार होता है, और ट्रांस अटलांटिक मतलब वो पर्वत जो आर्कटिक को जो है एंटार्क्टिका वाले पार्ट को दो भागों में विभाजित करता है। क्लियर? इसे कहा जाता है ट्रांस, अर्थात ये जो है ये पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग अलग करता है, ट्रांस एंड अटलांटिक पर्वत। क्लियर? ये जो भाग आप देख पा रहे हैं, याद रखिएगा, ये भाग बेसिकली कहलाता है पूर्वी क्षेत्र। इस प्रकार से याद रखिएगा, ये पूर्वी अटलांटिक नो अंटार्कटिका वाला भाग है। और ये जो क्षेत्र आप देख पाएंगे, याद रखिएगा, ये क्षेत्र बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला भाग बेसिकली कहलाता है पश्चिमी या वेस्टर्न, ये इस प्रकार से। अब याद रखिए, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला जो भाग आप देख पाएंगे, याद रखिएगा, इसे बेसिकली कहा जाता है अंटार्कटिका प्रायद्वीप। ये क्षेत्र जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहां याद रखिएगा कि जो इवेंट जिस कारण हम इस न्यूज को कवर कर रहे हैं, वो इवेंट इसके नीचे हुआ है। अर्थात आप पाएंगे ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो इवेंट हुआ एग्जैक्टली कहां हुआ है, तो याद रखिएगा ये एग्जैक्टली इस स्थान पर हुआ है। अब हम जो है इसका वो प्लेस जो न्यूज में है उसे कवर करते हैं। यहां ध्यान से देखिए, याद रखिए कि ये वो स्थान है जिस स्थान पर पेंगुइन्स की जो है वो मृत्यु हुई है। इस सागर का नाम है बेलिंग्स हाउजेन सागर। क्लियर? मैं यहां नेम जो है वो मेंशन कर देता हूं। इसी प्रकार से अब सारे वो क्षेत्र जहां जहां पर बेसिकली होती है ब्रीडिंग पेंगुइन्स की, उन क्षेत्रों को हम मार्क कर लेते हैं। याद रखिएगा, ये सुपर इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब आने वाले समय में मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो ऊपर वाला भाग आप लोग देख पा रहे हैं, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है वेडल सागर, या मैं कहूं वेडल सी। इसी प्रकार से याद रखिए कि जो पूर्वी क्षेत्र है, यहां आप आएंगे तो यहां याद रखिए, ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है किंग हाकुन या किंग हाकुन 7 सागर। और याद रखिए, इसका दूसरा नाम एटलस में यूज होता है या सामान्यतः नेट पर देखने को मिलता है। इसका सेकंड नेम है किंग हाकोन द 7। क्लियर? ये इस सागर का नाम है। और याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग प्लेस है पेंगुइन से रिलेटेड। इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे तो इस स्थान पर भी आपको जो सी देखने को मिलेगा, याद रखिए, इसे बेसिकली कहा जाता है डेविस सागर या डेविस सी। जस्ट अ सेकेंड, इसे डेविस सागर कहा जाता है। और याद रखिए, ये जो डेविस सागर वाला भाग है, यहां पर जो एम्परर पेंगुइन है, इसकी काफी ज्यादा संख्या देखने को पहले मिलती थी। आज के समय तो कम हो चुकी है, परंतु पहले काफी ज्यादा जनसंख्या यहां उपस्थित थी। इसी प्रकार से चलते हुए अगर हम नीचे आए तो याद रखिए, इस स्थान पर आपको दुर्विल सागर देखने को मिलेगा। और यह सागर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहां पर एम्परर पेंगुइन के अलावा अदर पेंगुइन्स भी देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा, यहां पे आपको वेडल सागर, यहां पर किंग हकुन 7 सागर, और इसके नीचे आप डेविस सागर देखेंगे, और इसके नीचे जो है वो दुर्विल सागर उपस्थित है। ये जो है यहाँ के सब सीज हैं, ये जो है यहाँ के छोटे सागर हैं, और इन सागरीय क्षेत्रों में आपको जो है वो प्रजनन करते हुए मिलेंगे क्या? पेंगुइन्स। अब ये जो प्लेस है, ये प्लेस सारी मार्किंग के साथ अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो आप इसके आसपास के अदर चीज को भी मार्क कर सकते हैं। मार्किंग में इस बात का ध्यान रखें कि आप जो है वो ये देखें कि कौन सा सागर किसके पश्चिम में है, कौन सा सागर किसके पूर्व में है, और ये किस प्रकार से विभाजित होते हैं। अब इनका कनेक्शन, इनका सेपरेशन, ये मैंने एक नटशेल आपको समझाया है। इसे आप और भी ज्यादा एनलार्ज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जो माइन्यूट मार्किंग्स हैं उससे रिलेटेड एक बार सर्च कर लें। और हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि आप पाएंगे सिविल सेवा परीक्षा हमेशा इन डेप्थ जाकर कभी भी सीधा प्रश्न नहीं करेगी,
हमेशा जो है वो 1 या 2 डायमेंशन अंदर पहुंचकर वो प्रश्न आपसे करेगी। जैसा मैंने आपको भी बताया कि सबसे बड़ा पेंगुइन एम्परर पेंगुइन है, तो सबसे छोटे से प्रश्न आ जाएगा। या फिर पेंगुइन्स कहाँ रहते हैं, तो ये स्थानिक प्रजाति है, या मैं कहूँ एंडेमिक स्पीशी है, ये ध्रुवीय क्षेत्र में और वो भी दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की। तो वो प्रश्न पूछेगा ऐसा कौन सा पेंगुइन है जो आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अब अगर स्टूडेंट ने ईमानदारी से पूरी पढ़ाई करी है, अगर उसने ईमानदारी से सारी न्यूज़ेस कवर करी हैं, तो यहां पर उसको प्रश्न बनता हुआ दिखेगा। अब मेरी एक चीज हमेशा याद रखें कि यूपीएससी के स्टूडेंट, खासकर अगर वो हिंदी मीडियम से हैं, तो वो हर बार इस कंटेंट से थोड़ा दूर रहते हैं, या सामान्यतः उन्हें देखने को नहीं मिलता या रीडेबल नहीं होता उनके लिए। फाइन। तो हम इस सीरीज में वो सारे करंट अफेयर के टॉपिक्स या वो सारे टॉपिक्स जो यूपीएससी में आने की संभावना है, और याद रखिएगा कि अगला जो प्री है, तब तक मैं कोशिश करूंगा डेली आपके लिए इसी प्रकार की क्लासेस लेकर आऊं, और आप पाएंगे कि आने वाले समय में जब पेपर होगा तो आपको इस प्लेलिस्ट में, खासकर वैल्यू एडिशन में जो मैं टॉपिक्स कवर कर रहा हूं, इन टॉपिक्स से काफी क्वेश्चन आते हुए देखेंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज के नोट्स बना रहे होंगे, आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। अगर आप चाहें तो अपने कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, जिससे मुझे आइडिया लगे कि किस प्रकार से जो है हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।